नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात करेंगे 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के बीच डिजिटल चुनाव प्रचार की। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और उसके बाद राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी सभाओं और रैलियों का भी शुभारंभ हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे चुनाव की गर्मी बढ़ी, उसके साथ ही देश में कोरोना के मामले भी बढ़ने लगे और ऐसे में डिजिटल मोड पर चुनाव प्रचार की तरफ राजनीतिक दलों को बढ़ना पड़ा और चुनाव आयोग की ओर से साफ कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। राजनीतिक दल भी इसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं और अब चुनाव प्रचार पूरी तरीके से डिजिटल मोड की तरफ मैं कहूं कि शिफ्ट होता नजर आता है। लेकिन डिजिटल चुनाव प्रचार में क्या राजनीतिक दलों को लाभ या क्या उनको नुकसान होता है, और एक मतदाता के नजरिए से चुनाव प्रचार का पारंपरिक तरीका ठीक था या फिर डिजिटल चुनाव प्रचार में मतदाता ज्यादा सही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक हो पाता है और अपने सही दल और प्रतिनिधि का वो चुनाव कर पाता है। समझेंगे अगले आधे घंटे में। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ अनिला सिंह हैं, स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी से, आपका स्वागत है। गौरव वल्लभ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका स्वागत है। और रीना गुप्ता हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी से, आपका भी स्वागत है। और अक्षय राउत साहब हैं, फॉर्मर डीजी इलेक्शन कमीशन, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। शुरुआत में करना चाहूंगा अक्षय सर आपसे कि जब हम चुनावी प्रक्रिया की बात करते हैं, चुनावों की बात करते हैं, और लाजमी है कि जब तक चुनाव प्रचार, बड़ी रैलियां, कैंडिडेट अपने इलाकों में ना घूमे, तब तक चुनाव का वो मजा या जोश कार्यकर्ताओं में नजर नहीं आता। लेकिन कोविड के चलते जो हालात है उससे कुछ बदला है। क्या ये जो तरीका है ये पारंपरिक तरीके की तुलना में ज्यादा बेहतर, ज्यादा दमदार या ज्यादा मैं कहूं कोई परिपक्व नजर आता है मैसेजिंग के नजरिए से मतदाताओं के बीच में? नमस्कार। आपने सही कहा कि ये जो जोश और खेल के माहौल होता है, जिसको फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है इंडियन इलेक्शन में, वो जरूर मिसिंग होगा अगर वो रैलीज नहीं हो, पदयात्रा नहीं हो, बाईसाइकिल साइकिल का रैली नहीं हो, विक्ट्री प्रोसेसन नहीं हो, तो वो नहीं रहेगा। लेकिन आज की तारीख में देखने वाले है कि जरूरी क्या है, प्रयोजन किस चीज का है। मुझे लग रहा है कि जब, जैसे प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि जान है तो जहान है, आज की तारीख में एक अनप्रिडिक्टेबल वायरस से इंडिया लड़ रहा है और पता ही नहीं कि अभी क्या होगा। और सेकंड जो सीरीज ऑफ इलेक्शन अब वेस्ट बंगाल सीरीज हुआ था, उस टाइम में काफी प्रश्न आए थे कि भाई उसके बीच में क्या और थोड़ी सी कंट्रोल होना चाहिए था, इलेक्शन लंबी फेज होना चाहिए था कि नहीं था। ये सबसे धीरे धीरे सीख मिलता है। और जब तक फिजिकल रैलीज की बात है, मुझे लग रहा है कि जब से 51 से 1951 से इलेक्शन शुरू हुए अभी तक, तो एक लोगों का आदत बन चुका है। और ये अच्छी चीज है, क्योंकि लोगों के साथ डायलॉग होना, पॉलिटिकल लीडर्स, कंटेस्टेंट्स, कैंडिडेट्स का डायलॉग होना बहुत जरूरी है। और संविधान में और रूल्स में भी उसका जो है उसका अरेंजमेंट है। लेकिन आज की तारीख में जब सिचुएशन बदला है, मुझे लग रहा है कि अगर वर्चुअल कैंपेनिंग की तरफ जाएंगे, जबकि सारे पार्टी जिसको अडहियर करने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, और उससे कोई कुछ सालों के बाद मान लीजिए एक बार के ऐसे अगर होता है रेगुलरली, तो लोगों का भी आदत बदल जाएगा। आदत ही बनता है ना, लोगों के साथ कैसे संवाद होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। डोर टू डोर कैंपेन का अभी भी प्रावधान है, चाहे उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्रयोग है, ये आने वाले दिनों में देखने वाली है कि कितना कामयाब होता है। और मेरे हिसाब से मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। 1-2 दिन में उनको निर्णय लेना पड़ेगा कि इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं। मुझे लेकिन उससे कोई खास तकलीफ नजर नहीं आ रहा है। और सारे पार्टीज बोल रहे हैं कि उनका जो तैयारियां हैं, पहले कुछ हद तक था, क्योंकि हम तो डिजिटल वर्ल्ड में कई दशकों से है। तो लेकिन ये भी एक बात सही है कि जब स्कूल बंद हो गए तो पता चला कि जो स्मार्टफोन, इंटरनेट एक्सेस का प्रॉब्लम्स भी रहा है। ऐसे नहीं है कि बहुत ही डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन समय के उपयोगी है। आज की तारीख में इसका जरूरत है। और जरूरत है तो इसको आजमा गया। और आजमा गया तो पॉलिटिकल पार्टीज तो लोगों के बीच में से ही आते हैं और लोगों के साथ ही संवाद करते हैं, वो भी इसमें ढल गए। और मुझे लग रहा है कि इसी के जरिए से वो काम करेंगे। कोई बड़े बड़े जो पार्टीज हैं उनकी थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, लेकिन आज की तारीख में मैं देख रहा हूं कि जो छोटे पार्टी जो बहुत डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को पूरा अभी तक अंदर लेके नहीं गए थे या बहुत ही उनका मास्टरी नहीं था, वो भी अपने आप को ढाल रहे हैं उसमें। और नए नए उनका सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, अपने को
समृद्ध कर रहे हैं अक्षय जी, और जो वो भी आपने वो बात काम कर कही, लेंगे। एक जो और पॉइंट आने आपने वाले रखा दिनों कि में देखने वाली बात, अभी तो बड़ी 2 महीना ये सरचार्ज एटमोस्फेयर रहेगा, जी और इस एटमोस्फेयर में देखने वाली बात होगा कि कौन सा पार्टी ये वर्चुअल मोड में कितना आगे जा पाता है। दूसरी बात है कि जो फिजिकल रैलीज वगैरह बंद हुआ है, पदयात्रा वगैरह, लोगों के कॉन्टैक्ट का, ये क्या पूरा 2 महीना चलेगा? क्यों? ये डिपेंड करता है कि हेल्थ एजेंसीज का क्या रिकमेंडेशन बिल्कुल, रहता ये है तो और इलेक्शन कमीशन वायरस तय की करेगा आगे अप कि एंड किस डाउन क्या तरीके से चलता कदम है। लेना है और क्या हाँ, और ज्यादा कड़े कदमों की जरूरत है या फिर थोड़ी सी ढील की जरूरत है। लेकिन अनिला बिल्कुल। जी, क्योंकि आप राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता हैं और कहा यह जाता है कि जैसा कि अक्षय साहब ने भी इसका जिक्र किया बहुत हल्के से, कि जो बड़ी पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां, जिन पार्टियों की सरकारें अलग अलग राज्यों में है या फिर सेंटर में है, उनके लिए डिजिटल मोड तो ईजी है, उनके लिए संसाधन जुटाने की उतनी ज्यादा पशुपेश या दिक्कत नहीं होती है। जो रीजनल पार्टी हैं या छोटे दल हैं या फिर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, क्या ये उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है? और क्या इस मोड में पार्टियां, खासतौर पर बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, उनको दिक्कत नहीं है, वो इजी वे में से लेती हैं, या उनके लिए भी कुछ परेशानियां हैं? मेरी सबको राम राम। और देखिए, क्योंकि पिछले 2 साल से हम जिस प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, ये बहुत ही मुश्किल वाली हैं। कोरोना वायरस ने इस तरीके से हालात सारे बदल दिए हैं कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान, भारत में भी वर्चुअल रैलीज करनी पड़ जाएंगी। परंतु समय जो है, ये उसकी जरूरत है, टाइम डिमांड्स, और समय ये कहता है कि लोगों की जान जो है वो ज्यादा जरूरी है चुनावों से। तो इलेक्शन कमीशन ने ये कॉल ली और ये कहा कि भी 15 तारीख तक आप वर्चुअल रैलीज करिए, 15 के बाद फिर हम रिव्यू करेंगे, अगर जरूरत होगी तो हम आपको अलाउ करेंगे फिजिकल रैलीज, नहीं तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ही आपको करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री जी यानी कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब उन्होंने शपथ ली, तब से ही उन्होंने डिजिटलाइजेशन को बहुत ज्यादा एनकरेज किया, बहुत ज्यादा एनकरेज किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं जानती हूँ एक एक कार्यकर्ता को पार्टी के संगठन की तरफ से आया कि भी आप लोग को बहुत एक्टिव रहिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत एक्टिव रहिए। और इसी प्रकार से अगर मैं संस्थाओं की भी बात करूं कि जाम हमें पता है कि किस तरीके से उसको एनकरेज किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारा भ्रष्टाचार भी कंट्रोल में आया। पर आज आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का अगर मैं विषय उठाती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चित प्रदेश है उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर, आज समाजवादी पार्टी ने एक वर्चुअल रैली कह के एक सभा बुलाई। और इलेक्शन कमीशन कहता है ज्यादा से ज्यादा 5 लोग मिलकर आप कोई कुछ भी अपना कैंपेनिंग या जो करना है कर सकते हैं, परंतु हमने वहां पर सारी प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ते हुए देखी। इतनी बड़ी तादाद में बिना मास्क के वहां आदमी जुटा हुआ था। अखिलेश यादव जी खुद वहां मौजूद थे, 2-4 नेता जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वो समाजवादी पार्टी की तरफ गए थे, उन्होंने अनिला जी, हम इलेक्शन अपने मुद्दे से कमीशन भटक ने रहे हैं। मेरा जो मसला प्रोटोकॉल बनाए किसी बिल्कुल नहीं। उल्लंघन के मसले पर चर्चा करना नहीं है। मैं सीधा, मेरा सवाल है कि क्या डिजिटल मोड बड़ी पार्टियों के लिए लाभकारी है और छोटे दलों के लिए नुकसान का सौदा है? देखिए, जो छोटे दल बड़े दल के साथ हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ जो छोटे दल हैं, हम उनकी चिंता करेंगे। ऐसे ही जो भी छोटे दल बड़े राजनीतिक दलों के साथ है वो उनकी चिंता करें, और जो उनके साथ नहीं है तो डेफिनेटली अगर कोई इंडिपेंडेंट लड़ रहा है या छोटा दल किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ नहीं है, वो उनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहेगा। बट एक अंग्रेजी में कहावत होती है कि यू हैव टू चूज द बेटर इविल। ये हालात ऐसे हो गए हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये कॉल लेनी पड़ी। ओके गौरव, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में सरकारें, आप विपक्ष में हैं और राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर हैं, जब डिजिटल मोड की बात आती है, क्या असल मुद्दे और जो एक संदेश, मैसेजिंग जो पॉलिटिकल पार्टियां अपने मतदाताओं के जनरल वोटर को देना चाहती हैं, जो रीच, जो कनेक्ट होना चाहिए था, उसमें एक बड़ी अड़चन नजर आती है, या फिर ये ज्यादा सुलभ है, आसान है और कम खर्चे में है? क्योंकि पिछले चुनाव में देखा था एक एक राज्य में करीब एक एक पार्टी 40 से 50 करोड़ रुपए का बजट खर्च कर रही थी चुनाव प्रचार में। कविन जी, पिछले 3 साल 2018, 19, 20 में इलेक्टोरल बॉन्ड से 68% पैसा सिर्फ एक ही पार्टी को मिला देश में, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी को मिला 11% और 21% मिला देश की अन्य पार्टियों को। ये मेरा डाटा नहीं है, ये एडीआर का डाटा है जो इंटरनेट पे उपलब्ध है। तीसरी बात कविन जी, मैं स्वयं चुनाव लड़ चुका हूं। 2 चीजें यहां पे मैं आपको बोलना चाहूंगा। जब व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो 2 चीजें उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। पहली बात तो
कि वो डोर टू डोर कैंपेन करता है, जो आज अलाउड है, वो अच्छी बात है। और दूसरा जो सबसे इम्पैक्टफुल माध्यम है वो होता है नुक्कड़ सभाएं कैंडिडेट। अब नुक्कड़ सभाएं कैंडिडेट की इलेक्शन कमीशन ने बैन करी है, तो हम उसका एक हल ढूंढ रहे हैं। हमने डिजिटल रैलीज के प्लेटफॉर्म्स नेशनल लेवल पर, जो चुनावी जहां पे जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उन 5 राज्यों में स्टेट लेवल पर, और कैंडिडेट लेवल पे डिजिटल रैलीज का प्रावधान हमने किया है। दूसरी बात, हमारे लिए मैनिफेस्टो हमारा प्रतिज्ञा पत्र है, तो उसको हम किस तरह लोगों तक हमारी बात को पहुंचाए, लोगों को किस तरह हम ये बताएं कि जो हम बोल रहे हैं वही हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स तैयार है। तीसरी बात, जो कैंडिडेट स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो कि जैसे मान लो उत्तराखंड में चुनाव है, अभी देहरादून का कैंडिडेट है, तो उसका कैंडिडेट स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी हमने हमारी तैयारी करी। पर मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कविन जी कि जो ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की जो चुनाव की जो है तैयारी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 70% संसाधन है, क्योंकि उन्होंने इलेक्टोरल फंड से चंदा उन्हीं को मिला है। क्यों मिला है उसके बारे में आज चर्चा नहीं करना चाहता, पर आपको, मुझे और देश को पता है कि क्यों उनको चंदा मिल रहा है, दूसरे पार्टियों को नहीं मिल रहा है। पर हम जो हमारे पास संसाधन है उससे हमने पूरी तैयारी करी है 5 राज्यों में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को लेके कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में जा रही है, और पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन को हराने का काम। रीना गुप्ता जी, जो दोनों दल कह रहे हैं राष्ट्रीय पार्टियां, और आपने भी दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में आप चुनाव इस वक्त लड़ रहे हैं, लेकिन डिजिटल मोड में क्या एक आम मतदाता तक वो आपकी पकड़ है, वो पहुंच हो पाती है, या ज्यादा हो पाती है जो कि जब कोविड काल नहीं था उस दरमियान जो प्रचार का माध्यम हुआ करता था? रीना जी बताएं। हाँ जी, तो देखिए, कोविड जो है, अब 2 साल से हम लोग ये सब रियलाइज कर रहे हैं कि कोविड इज द न्यू नॉर्मल। तो हमें सबको इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय का पूरा स्वागत करते हैं कि जो उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग अलाउ करी है, और सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल मोड्स के जरिए ही सिर्फ अलाउ किया है। और जहां तक डोर टू डोर कैंपेनिंग का सवाल है, आम आदमी पार्टी तो इसमें हमारी तो महारत है। हम हमेशा से चुनाव में डोर टू डोर कैंपेनिंग करते आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रहे हैं, और हमारे जितने वॉलंटियर्स होते हैं वो सब अनपेड वॉलंटियर्स होते हैं, पर उनमें एक जुनून होता है। तो जितने भी चुनाव अभी तक हमने लड़े हैं उसमें हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग हमारा मेन मीडियम रहा है, और अब भी डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है। हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं ऑलरेडी, सब केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सब लोग ऑलरेडी फील्ड में उतर चुके हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑलरेडी जो मतदाता है वो अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं, और वो बीजेपी और कांग्रेस के सेम मॉडल से परेशान हो चुके हैं। और जितनी कैंपेनिंग हम कर रहे हैं, ये हमें क्लियर हो चुका है कि ये जो 5 साल एक पार्टी, 5 साल दूसरी पार्टी, कई राज्यों में हम देखते थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी का बहुत शानदार प्रदर्शन होने वाला है। रीना जी, मैं फिर कह रहा हूं, हम मुद्दे पर रहें। हम किसी पार्टी की आलोचना, किसी पार्टी के प्रचार या किसी मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। मेरा सवाल सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं जानना चाहता हूं कि इस कोविड काल में जिस तरीके से मतदाता परेशान कई बार नजर आता है कनेक्ट को लेकर, क्या पॉलिटिकल पार्टियों में वो दिक्कत है या डिजिटल मोड उनके लिए ज्यादा मुफीद है? देखिए, धीरे धीरे हम लोग सब अडाप्ट कर रहे हैं डिजिटल मोड को, क्योंकि ट्रेडिशनली तो सबकी वही रैलियों की और बड़ी बड़ी उसकी आदत थी, लेकिन धीरे धीरे सब लोग अडाप्ट कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी एक यंग पार्टी है, हमारे वॉलंटियर्स यंग वॉलंटियर्स है, सब हम लोग अडाप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इससे जुड़ी हुई है, देखिए, जितनी ये बड़ी बड़ी जो रैलीज होती थी, ये बहुत एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन था, और एट द एंड ऑफ द डे ये सारा पैसा आता कहां से? आपको भी पता है, इलेक्टोरल फंडिंग का जो पूरा इशू हमारे देश में है। तो एक तरीके से ये बहुत ही अच्छी पहल है, और आशा यही है कि फ्यूचर में हम ज्यादा से ज्यादा इसी तरह की कैंपेनिंग करें, जिससे कि चुनाव जो धीरे धीरे चुनाव पे खर्चा कम होना शुरू हो जाए, और जो उससे जुड़ा हुआ एक करप्शन का मुद्दा है उसकी भी हमें कहीं ना कहीं इससे निजात मिल पाएगी। क्योंकि अगर कैंडिडेट इतना ज्यादा खर्चा नहीं करेगा तो शायद उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर रहेगी चुनाव में जीतने के बाद।
राउत सर, क्या वाकई डिजिटल मोड, भले ही हमें अब मजबूरी में ये विकल्प अपनाना पड़ रहा हो पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्शन कमीशन के निर्देश के बाद और कोविड काल के चलते, लेकिन ये खर्चीले चुनाव को थोड़ा सा कम खर्चीला कर सकता है, या फिर कुछ लोग इसके विपरीत उल्टा भी कहते हैं कि ये ज्यादा खर्चीला है और डिजिटल मोड में चुनाव प्रचार में एक बहुत बड़ी आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों की फौज चाहिए होती है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। इसके बारे में दो तरह की बातें हैं, जैसे कि अभी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव बता रहे थे। कुछ तक ये राय है कि पॉलिटिकल पार्टी जब बिग इवेंट्स होता है, स्पेक्टेकल्स होता है, उसमें ज्यादा खर्च होते हैं, लेकिन जो वर्चुअल कैंपेनिंग का जो हार्डवेयर, जो शोरूम्स, जो अल्ट्रा टीवी स्क्रीन्स, जो बैकग्राउंड, जो टेक्निकल एम्पलीफिकेशन, जो आगे आगे बढ़ाना, उसमें खर्च होते हैं और उसमें बैक एंड आर्मी भी लगाना पड़ता है बहुत लोगों को। तो दोनों का खर्च अलग है और इलेक्शन कमीशन इसको भी नजर पे लिया है कि अगर वर्चुअल मोड में आपको सडनली वायरस के कारण हो या जो आज की तारीख में जो इमरजेंसी है उसके कारण हो जाना पड़ता है, तो इसके लिए खर्च थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन जब एनकरेज क्या है, आपको शायद एक पॉइंट हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल फंडिंग एक्सपेंडिचर कंट्रोल के बारे में अच्छी खासी बात हुआ, उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसका भी बात हुआ अभी। लेकिन अभी एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है 40%, जो कैंडिडेट एक्सपेंडिचर। उसमें एक मुद्दा जरूर यह है कि वर्चुअल मोड में जो जाएंगे लोगों को खर्च करना पड़ेगा, वो भी बात है। लेकिन इंपैक्ट जो है, एक तो है कि आदत, हमने ये बात सुनकर अच्छा लगा सारे पार्टीज से, सारा पार्टीज ये नए मोड को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ाने के लिए भी अपना कॉन्फिडेंस जता रहे हैं, क्योंकि यह एक प्रोग्रेसिव आउटलुक है, क्योंकि हम नए तरीके से, नए युग और खास करके इमरजेंसी के साथ मिलकर आगे जाना चाहते हैं। इट्स बहुत अच्छी साइन है, लेकिन उसमें दोनों में लिमिटेशंस हैं। अगर वर्चुअल का अगर देखें कि अगर कोई, हमारे सारे कहने के बावजूद भी आज की तारीख में इंटरनेट, डार्क एरिया, स्मार्टफोन नहीं होने का, मैंने अभी जिक्र कर रहा था, जब स्कूल शटडाउन हो गए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन, वो दिक्कतें पाए गए थे। तो अभी सबको, और हमारे लोग वोट देने वाले होते हैं रूरल पुअर। मैं रूरल पुअर के बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखिए अर्बन मिडिल क्लास बहुत टाइम में पाया गया है कि वोट नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास सारे ये डिजिटल संसाधन होते हैं। तो कैसे रूरल पुअर पार्टी जानते हैं कि रूरल हिंटरलैंड में लोगों को रीच करने के लिए थोड़ा सबके पास डिजिटल कनेक्टिविटी होना आवश्यक है। तो उसको इन लोगों के पास लेकिन इतना साधन है और इतना सोच है, और अभी काफी दिनों से इसमें ये लोग एंगेज हैं पॉलिटिकल पार्टीज, कि इसको आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन और आप एक बात भूल रहे हैं, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एनफोर्स करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कमीशन को, वो थोड़ी सी इजी होता है पॉलिटिकल रैलीज और बाहर अगर कुछ होता है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए वहां चाहे फेक न्यूज हो, चाहे जो हेट न्यूज हो, उसको कैसे कैप्चर करना, फुटप्रिंट्स इतना फ्लिमजी होते हैं, कंटेंट्स इतना ट्रांजिटरी होते हैं और एनोनिमस होते हैं, और उसको जब 2 महीने में ये भी दायित्व रहेगा कि कोई गड़बड़, कोई ऐसे खबर नहीं जाए कि जो खराब गंदगी मचाए, तो वो भी बहुत इजी नहीं है। कमीशन की तरफ से एमसीसी एनफोर्स करने के लिए वर्चुअल मोड ज्यादा चैलेंजिंग है फिजिकल मोड से। ये फिजिकल मोड में तो सारे लोग सामने हैं, कैमरा हैं, लोग हैं। जी अक्षय जी, ये जो पॉइंट आपने रखा ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसी पे आना चाह रहा था। बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए सारे उनका वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स बनाया गया है। एक मॉडल जो एमसीएमसी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, उसको भी इनको जो ट्रेडिशनली रहा है, जो मॉनिटरिंग कमिटी रहता है, उसको और भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और जवाबदेही लेना पड़ेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि भाई उनका भी बनता है। अच्छा जी, वक्त कम है, मैं जल्दी से तीनों हमारे जो पैनलिस्ट हैं अलग अलग पार्टियों के, उनका कमेंट चाहूंगा एक एक करके। बिल्कुल। प्रोफेसर गौरव, जिस तरीके से ये जो कोड ऑफ एथिक्स की बात होती है, और चुनाव जब प्रचार का मोड दूसरा था वहां पर निगरानी सख्त थी, लेकिन इस वर्चुअल मोड में क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी उतनी है जितनी चुनाव आयोग की चुनौती है? जी, राजनीतिक दलों की बिल्कुल है कविन जी, पर उससे ज्यादा चुनाव आयोग को भी एक निष्पक्षता का उदाहरण देना पड़ेगा। उनको 2 सेट ऑफ नियम नहीं बनाने चाहिए कि एक बीजेपी के लिए अलग एमसीसी और बाकी दलों के लिए अलग एमसीसी, क्योंकि हमने देखा है पूर्व में ऐसा हुआ है। पहले वो आसाम के चुनाव हो, बंगाल के चुनाव हो, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब हमने देखा, बंगाल में मतपेटियां ही जो प्रत्याशी है उसकी गाड़ी में मिली आसाम के चुनाव में, पर चुनाव आयोग ने क्या किया? क्या वहां चुनाव निरस्त हुआ उस कैंडिडेट का? तो ये सारे प्रश्न है। और दूसरा कविन जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपको ले जाना चाहता हूं, वो है हेट स्पीच।
हेट स्पीच पे और पोलराइजेशन पे, क्योंकि मैं पॉलिटिकल तू मैं नहीं करना चाहता हूं, पर देश को पता है कि हेट स्पीच सिर्फ कि जननी सिर्फ एक ही पार्टी के लोग हैं, पोलराइजेशन की जननी एक ही पार्टी के लोग हैं। तो दूसरी बात, आपने जब एक्सपेंसेस की बात करी, देखिए इसमें डिजिटल में 3 तरह के एक्सपेंसेस है। एक तो हार्डवेयर का एक्सपेंस है, वो वन टाइम बड़ा एक्सपेंस है, जैसे आपको डिजिटल स्क्रीन चाहिए, आपको जो सर्वर्स चाहिए, सर्वर्स की कैपेसिटी चाहिए। दूसरे हैं ऑनगोइंग, आपको आपकी आउटरीच को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया में वॉरियर्स चाहिए। कैसे चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन होगा डिजिटल मोड में? पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी कितनी? देखिए, ऐसा है कि हम जिस युग में जी रहे हैं, मुझे लगता है कि ज्यादातर परिवार में, अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की भी बात करती हूँ, तो परिवार में ज्यादातर किसी न किसी सदस्य के हाथ में मोबाइल होता है। मेजॉरिटी ऑफ देम, मैं 100% की नहीं बात कर रही हूँ, पर मैं मेजॉरिटी ऑफ देम की मैं बात कर रही हूँ। और ये राजनीतिक दलों का भी प्रयास होना चाहिए कि जो आपके वोटर्स, सपोर्टर्स, वर्कर्स हैं, वो लोग भी डिजिटली आपके साथ जुड़ जाएं। जैसा कि अभी गौरव जी ने भी बताया, उसी प्रकार से जैसे मैं अपने राजनीतिक दल के विषय में बताती हूँ कि हम लोग खुद, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए तो जाना जाता है कि बहुत ही एग्रेसिवली हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, और आपस में भी, संगठन में भी यूज करते हैं, वोटर्स को रीच करने के लिए भी यूज करते हैं। सरकारी जो योजनाएं हैं उनको लेकर भी हम लोगों को रीच करते हैं। तो डिजिटल के ऊपर तो फोकस भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक दल के रूप में है, उसका निरंतर रहा है। और हम लोगों को तो कोई ऐसा तो था नहीं कि भाई हम लोग अंतर्यामी है और अभी ये पता था कि कोरोना जैसी सिचुएशन आएगी, और जो हम लोगों ने शुरू से डिजिटल पे इतना एम्फसाइज करके रखा था, उसकी जरूरत पड़ेगी। पर मुझे लगता है डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन सकता है। एक अच्छा, मैं कहूंगी कि अभी तो एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है फिजिकल रैलीज में, जैसा बहुत सारा मनी कंजम्पशन भी होता है, बहुत सारी चीजों का भी ऐसा कंजम्पशन होता है, और वहां पर भी जो छोटे दल या जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं बड़े राजनीतिक दलों की फिजिकल रैलीज में। उनके लिए अगर मैं उन लोगों को दिमाग में रखते हुए कंपेयर करूं फिजिकल रैलीज या फिर वर्चुअल या डिजिटल रीच अपने वोटर्स को, तो मेरे ख्याल से उनके लिए डिजिटल जो है वो उनके लिए ज्यादा। चलिए, वक्त खत्म हो रहा है, मैं माफी चाहूंगा आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जो सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल मोड में दिखती है, जैसे कि राउत साहब ने कहा, कि वो है कैसे तमाम जो दिशा निर्देश हैं चुनाव आयोग के, आचार संहिता के, उसको पालन कराया जाएगा, और राजनीतिक दलों की भूमिका, सहयोग की इसमें कितनी होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।